Jai Hind to all of you. My name is Atul Dhiman and I welcome you all on this wonderful platform Abhipedia Defense powered by Abhimanyu IAS। और इस सीरीज के अंदर जो हम लोग PYQ सीरीज एनडीए की लेकर आ रहे हैं उसमें हमने एक नया सब्जेक्ट है जिसको हम लोग अब अप्रोच करने वाले हैं, दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स इज समथिंग जो एक बहुत ही वाइटल कंपोनेंट है आपके गैट के पेपर के अंदर। और इसमें जो है काफ़ी हद तक क्वेश्चंस जो होते हैं वो न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और एनालिटिकल जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। सो हम लोग दोनों चीज़ों को टारगेट करेंगे, बहुत अच्छे से टारगेट करेंगे। और अगर ये PYQs को सॉल्व करोगे, सिर्फ सॉल्व करना नहीं हमारा मकसद है, इसको पूरा एनालिसिस करके इसके ऊपर अगर कोई कल को क्वेश्चन आ जाएगा तो उस क्वेश्चन को यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। सो ये PYQ सीरीज के अंदर फिजिक्स का हमारा पहला टॉपिक है, लेक्चर है। और अगर आपको फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट, एनडीए एस्पिरेंट, व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज विद इन दीज 3.5 months you can all well prepared with your next एग्जाम, एनडीए का एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। वी आर ऑल डे एंड नाइट वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर एनडीए सीडीएस CAPF FCAT। अगर आपको करना है यू कैन विजिट ऑन आवर पोर्टल। अभिपीडिया डिफेंस हमारा पोर्टल है, अभिपीडिया पोर्टल है, उसके अंदर आपके पास डिफेंस सेक्शन के अंदर आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। और सेकेंड चीज़ है यूट्यूब के ऊपर जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डाउट क्वेरी है, दिस इज आवर नंबर, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 24/7। और साथ ही साथ हमारे ये जितने भी पोर्टल्स हैं, हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप यहाँ पे हमें सर्च कर सकते हैं विद द नेम अभिपीडिया डिफेंस। ठीक है, सो यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से हम लोग कंटेंट लेकर आ रहे हैं और आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो अब क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन। 2018 का ये पेपर है, इसमें आपको पता चलेगा ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब देखो ट्रेंड सिमिलर फॉलो किया जाता है। अब 2018 के क्वेश्चंस में मैंने देखा कि EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम का या रेडिएशन का क्वेश्चन पूछा गया है, तो 19 में भी वही ट्रेंड फॉलो किया गया है, पूछा गया है बट थोड़ा सा अलग पूछा है लेकिन पूछा गया है। तो ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये बहुत ही इंश्योर कर लेने चाहिए कि ये लिस्ट है हमारे पास टॉपिक्स की, फिजिक्स की, ये केमिस्ट्री की, ये मॉडर्न हिस्ट्री की, ये टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपने इतना इंश्योर करना है ये टॉपिक तो मैं पढ़ के जाऊंगा। कौन सा? जैसे हमारे सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना सही है ये चीज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या लाइट या फिर एक्सरेज, है ना। सो इनके ऊपर क्वेश्चन है। अब देखते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज मोर देन दैट ऑफ द एक्सरे। सो यहाँ पे वेवलेंथ की बात की जा रही है और दो कंपैरिजन किया जा रहा है कि विजिबल लाइट इज मोर देन द एक्सरेज। ठीक है, ओके। सो विजिबल लाइट का जो है वो ज्यादा है वेवलेंथ देन एक्सरेज। ठीक है। दूसरा है यहां पे एनर्जी की बात की जा रही है। एनर्जी जो है एक्स रे फोटॉन्स की, दैट इज हायर देन दैट ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट फोटॉन्स। ठीक है। उसके बाद तीसरा है अगेन एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट फोटोन इज लेस देन दैट ऑफ द विजिबल लाइट फोटॉन्स। ठीक है। सो आंसर क्या होना चाहिए इसका? यहां पे वेवलेंथ बोला गया है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें दिमाग में होना चाहिए कॉन्सेप्ट विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वो स्पेक्ट्रम जो होता है वो पूरा का पूरा, अगर हमें थोड़ा उसके ऊपर फोकस करें तो ये सॉल्व क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, सो विजिबल लाइट जो है उसका वेवलेंथ हमेशा ज्यादा होता है एक्सरे से, क्योंकि एक्सरे पहले आ जाता है, वेवलेंथ विजिबल लाइट बाद में आती है। मैं आपको अभी आंसर बताऊंगा लेकिन उसके बाद हम लोग पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि EMR का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज 100% राइट, क्योंकि जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल लाइट की ज्यादा होती है एज एन कंपैरिजन टू एक्सरे। ठीक है। उसके बाद एनर्जी की बात करें, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि एक्सरे की जो एनर्जी होती है दैट इज हायर देन द अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, क्योंकि एक्सरे जो है वो ऊपर आती है, अल्ट्रावायलेट लाइट नीचे आती है। सो ये भी स्टेटमेंट सही है। बट अगर हम लोग यूवी रेज की बात करें, इनकी एनर्जी जो होती है वो लेस नहीं होती, वो ज्यादा होती है, क्योंकि विजिबल लाइट जो होती है ये नीचे आती है, एनर्जी अल्ट्रावायलेट लाइट से नीचे आती है सीरीज के अंदर। ये आपको थोड़ा डाउट लगेगा अगर आपने EMR का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सो हमारा जो अल्टीमेटली आंसर है दैट इज 1 and 2।
सो 1 and 2 दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर। आई होप आपका भी आंसर यही आ रहा होगा। एंड ये जो चीज़ें हम लोग सीरीज चला रहे हैं, दिस इज नॉट ओनली फॉर एनडीए, कि आप ये समझिए कि एनडीए है, इफ यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट, इवन इफ यू आर अ सीएपीएफ एस्पिरेंट ऑल्सो, ये सब चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल है। सो ये पीवाईक्यूज तो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, कि मैं हमेशा आपको ये गाइड करता हूँ, कमांड करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, कि एज अ मेंटोर मैं चाहता हूँ कि रादर देन सॉल्विंग एनी एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट के हजारों मॉक टेस्ट लगा लिया, कोई मॉक टेस्ट वहां से ले आए, rather than doing that thing, solve PYQs of NDA, CDS, CAPF, FCAT, civil services, वही अल्टीमेट तिजोरी है टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ अ क्वेश्चन। ठीक है, ओके चलो अब इसको समझ लेते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो बनाती है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कैसा, कि जैसे होता क्या है कि जो एनर्जी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल सन की एनर्जी होती है, वो एनर्जी जो है वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन अर्थ के ऊपर पहुंचती है। ठीक है, तो वो जो एनर्जी है वैसी वैसी एनर्जी जो है वो अलग अलग उसका फॉर्म होता है, वही एनर्जी का अलग अलग फॉर्म होता है। वो फॉर्म में वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एमिट करती है, और मैग्नेटिक फील्ड भी एमिट करती है वो एनर्जी। सो जो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एमिट करती है, उसी को ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कह देते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं ये अलग अलग तरीके के होते हैं। इनमें अलग अलग डिफरेंसेस आते हैं दो चीजों से। एक आता है वेवलेंथ का डिफरेंस, और दूसरा होता है हमारा फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। अंडरस्टैंड? सो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आपस में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ वेवलेंथ की वजह से। कुछ रेज वेवलेंथ में ज्यादा होती हैं, उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, कुछ की वेवलेंथ कम होती है, कुछ की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? सो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं ये अलग अलग होती हैं। सबसे पहले होती है गामा रेज, उसके बाद एक्स रेज। इनका सीक्वेंसिंग ऐसा होता है, एक्स रेज, यूवी रेज, उसके बाद बीच में आती है विजिबल रेज, उसके बाद आते हैं इंफ्रारेड रेज, उसके बाद आती है रेडियो वेव्स, और आगे जाके माइक्रोवेव्स होती हैं। ठीक है, सो ये जो रेज होती हैं ये एक स्पेक्ट्रम बना लेती हैं, अपना अपना इनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, ऐसा ही होगा। सो यहां हम लोग बात कर रहे हैं गामा रेज की, तो इसकी जो है फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सबसे ज्यादा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। बट अगर बात करें इसी गामा रेज की तो वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होती है, वेवलेंथ मिनिमम होती है। ठीक है, अब यही चीज जो है पैटर्न फॉलो करता है एक्सरेज ऑल्सो। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है इसकी, उसके बाद इसकी यूवी जो है, यूवी एक्सरे इसकी फ्रीक्वेंसी से कम होता है। दैट मींस ये जो है ये धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, और वेवलेंथ जो है धीरे धीरे वेवलेंथ बढ़ती जाती है। समझ आ गया? सो यहां पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी गामा की सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद उस सेकंड हाईएस्ट एक्सरेज की है, थर्ड हाईएस्ट यूवी है, फोर्थ हाईएस्ट विजिबल की है, फिफ्थ हाईएस्ट आईआर की है, और सबसे कम रेडियो वेव्स की है। और रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी। तो यहां पे मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ हम लोग जा रहे हैं। सो अगर ये स्पेक्ट्रम में इसको अंडरस्टैंड करें तो हमें समझ आ गया कि देखो अगर वेवलेंथ की बात हो रही है, यहां पे हम लोग ने वेवलेंथ की बात की, सो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट जो है मोर देन दैट ऑफ एक्सरेज, दैट्स करेक्ट। क्योंकि वेवलेंथ अगर हम लोग देखें, सो यहां पे हमें वेवलेंथ दिख रहा है एक्सरे और विजिबल की, तो यहां पे एक्सरे है हमारा और यहां पे हमारी विजिबल है। विजिबल की ऑब्वियसली वेवलेंथ ज्यादा होगी क्योंकि वेवलेंथ यहां से यहां बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी यहां से यहां घटती जा रही है। समझ आ गया? और आप इसी स्पेक्ट्रम को पढ़ के यू विल बी एबल टू आंसर द नेक्स्ट पॉइंट ऑल्सो। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि एनर्जी जो है एक्सरे इसकी वो ज्यादा है यूवी से, बिकॉज एक्सरे जो है, एक्सरे कहां पे लाई करता है, यहां पे लाई करता है, यूवी यहां पे। दैट मींस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी क्योंकि गामा के नेक्स्ट ही एक्सरेज है, तो फ्रीक्वेंसी यहां पे ज्यादा होगी। यूवी की कंपैरेटिवली एक्सरे से कम होगी।
अंडरस्टैंड, दूसरा भी क्लियर हो गया, तीसरा पॉइंट आपको समझ आ गया। तीसरा मैं जो बता रहा हूं दैट इज दिस थिंग, दिस पॉइंट, दैट इज एनर्जी ऑफ यूवी वो लेस है विजिबल से, गलत स्टेटमेंट, क्योंकि अगर देखोगे यूवी यहां पे लाई करता है और विजिबल नेक्स्ट लाई करता है, तो विजिबल की ये उल्टा हो गया, विजिबल की एनर्जी कम होगी यूवी से। तो आपको ये पूरा स्पेक्ट्रम जो है समझ आ चुका है। हम लोग थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि क्या और चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, कंप्लीट रेंज ऑफ लाइट है, वो लाइट जिसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों एमिट करता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एंड वो रेडिएशन जो है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे अपना प्रॉपर स्पेक्ट्रम बनाते हैं, ठीक है। तो लाइट जो है वो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जब भी डिस्टेंस होता है दो सक्सेसिव क्रीस्ट, अब देखिए ये लाइट है, लाइट की इस तरीके से वेव नेचर है, वेवी नेचर है, ये ऊपर नीचे जा रहा है, तो ये क्रीस्ट है, ये ट्रफ है, सॉरी ये ऊपर वाला जो है क्रीस्ट है। अब ये जो क्रीस्ट है इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, जितना कम होगा डिफरेंस उतना ज्यादा वेवलेंथ कम होगा, ठीक है, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वेवलेंथ ज्यादा होगा। सो बेसिकली दिस इज क्रीज, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, सक्सेसिव क्रीज के बीच का डिफरेंस, दैट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन, दैट वुड बी द वेवलेंथ। या फिर अगर हम लोग ट्रफ की बात करें, सो डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रफ्स की बात करें, तो अगर डिस्टेंस की बात करें, ये ट्रफ है हो गया हमारा, सो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट वुड बी द वेवलेंथ, ठीक है। तो क्रीस्ट और ट्रफ आपको पता चल गया वेवलेंथ का, और इसको हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। बाकी आपको सिंपल सी चीज है जो मैं बताने वाला हूं, दैट इज कि जो एनर्जी फॉर्मूला क्या कहता है कि एनर्जी ऑफ द लाइट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ ऑफ द लाइट रेज, जो हमने देख भी लिया। फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज अ एनर्जी, अब जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना कम वेवलेंथ होगा, तो यहां पे क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, उतना कम वेवलेंथ होगा। अब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब गामा की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ उतना ही कम है। अगर हम रेडियो वेव्स की बात करें तो रेडियो वेव्स में फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन वेवलेंथ ज्यादा है, तो ये पॉइंट आपको समझ आ चुका है। उसके बाद जो भी मैंने आपको बताया, वो जो स्टेटमेंट्स थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, वही इसमें बताया गया है। चलिए, ये आई होप यू गॉट दिस आंसर। अब दूसरी पॉइंट यहाँ पे है, द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 0 केल्विन, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है, 0 केल्विन होता है। सो सेल्सियस यूनिट की बात करेंगे तो उसमें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कौन सा होना चाहिए, अगर 0 केल्विन जो है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, तो सेल्सियस की बात जब करेंगे तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कौन सा होना चाहिए, इट वुड बी 0 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस, या फिर -173.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर बहुत सिंपल है, 0 केल्विन जो है दैट इज इक्वल टू क्या होगा सेल्सियस में, इट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस। कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे, देखो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है वो स्टेट ऑफ बॉडी जहां पे बॉडी के पास कोई हीट एनर्जी रहती नहीं है, नो हीट एनर्जी इज रिमेन्ड, ठीक है। इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ बॉडी जहां पे कोई हीट एनर्जी रहेगी नहीं, और उसके जो अंदर के जो पार्टिकल होंगे वो मोशन की जगह रेस्ट में आ जाएंगे, ठीक है, कोई मोशन नहीं होगा, इट इज ऑल स्टेट ऑफ रेस्ट ओनली, ठीक है। अब ये जो ये जो टेम्परेचर है रिमेन्ड इन द बॉडी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, आपको ये समझ आ गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर केल्विन 0 है, 0 केल्विन है, तो उसमें डिग्री में कितना होना चाहिए। सिंपल सा पॉइंट आता है, देखिए कैसे, अगर आपके पास केल्विन निकालना है आपको, तो आप कैसे निकालेंगे, आपके पास अगर मान लीजिए सेल्सियस में दिया हुआ है टेम्परेचर, ठीक है, कोई सेल्सियस है +273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो आपके पास केल्विन आ जाएगा, ठीक है। सो केल्विन जो है इसको निकालने का तरीका ये है, जैसे केल्विन 0 डिग्री केल्विन है, 0 केल्विन है, सॉरी। सो कैसे आपका फॉर्मूला होगा, वही मैंने आपको बताया कि आप केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15 डिग्री सेल्सियस होगा। सो अगर आपके पास केल्विन 0 दे रखा है तो आप 0 यहाँ पे सेट कर दीजिए और 273 को इस तरफ ले जाइए, सो आपके पास ये चीज आ गई और आपका सेल्सियस सामने आ गया, इक्वल टू सेल्सियस इक्वल टू 0 माइनस 273.15, ठीक है। तो ये चीज कितनी आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी -273.15 डिग्री सेल्सियस।
तो सेल्सियस में कितना होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए। अगर केल्विन 0 है और वो कहता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, सो सेल्सियस में -273.15 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर तरीका है, फॉर्मूला है जिसको अंडरस्टैंड करके हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा जो सेल्सियस है 100 डिग्री का है, 100 डिग्री सेल्सियस है, सो 100 तो केल्विन कितना होना चाहिए, उसमें हम लोग 100 डिग्री में 273.15 डिग्री सेल्सियस और मिला देंगे, हमारे पास केल्विन में आ जाएगा कि कितने केल्विन जो है टेम्परेचर है, कितना केल्विन टेम्परेचर है अगर सेल्सियस जो है वो 100 डिग्री है, अंडरस्टैंड। तो 373.15 डिग्री सेल्सियस जो होगा, 373.15 केल्विन जो है वो होगा तब जब हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो आपको इतना क्लियर हो गया, यह हमने क्लियर कर लिया। ये क्वेश्चन भी था, अच्छा क्वेश्चन था। लेट्स टॉक अबाउट एलईडी, सिंपल क्वेश्चन है। एलईडी की फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डियोड या डिवाइस, या लाइट एनहांसिंग डिवाइस, या फिर लाइट एनहांसिंग डियोड। ठीक है, सो इसका आंसर क्या है, इट इज लाइट एमिटिंग डियोड। ठीक है, लेट्स सी द कॉन्सेप्ट पहले। देखो एलईडी क्या है, इट इज अ सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स होता है जहां से हमें, जैसे ही हम लोग उस सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, देन वो क्या होता है, वो इमिट्स द लाइट। अब वो लाइट कौन सी इमिट करेगा, कलरफुल लाइट इमिट कर सकता है, डिपेंड कि कौन सा वहां पे किस तरीके से लाइट सोर्स है, क्या उसमें लाइट सोर्स का ऑब्जेक्टिव है, कलरफुल है तो उस तरीके से। सो करंट, इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और वो अल्टीमेटली इमिट्स द लाइट, है ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इट इज़ लाइट एमिटिंग डियोड, जहाँ से वो बेसिकली करंट पास करके हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। कलर्ड लाइट भी होता है, बट आफ्टर द इफेक्ट ऑफ डोपिंग वो हमें कलर्ड लाइट एलईडी भी दिखती है। चलिए, अब ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सिन गैस। सिन गैस किसको कहते हैं, लेट्स टॉक अबाउट। इट इज अ गैस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO, H2, CO2 या N2। ठीक है, इट इज अ गैस मिक्सचर ऑफ CH4, O2 या CO, या इट इज अ गैस मिक्सचर ऑफ CH4, CO2, N2, H2 एंड O2, और या फिर इट इज अ गैस मिक्सचर ऑफ H2 एंड O2, है ना। सो इसका आंसर क्या है, सिन गैस, सिंथेसिस गैस। अब देखिए इसका आंसर है ये, बिकॉज इट इज अ गैस मिक्सचर ऑफ व्हाट, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। ठीक है, चलो इसके ऊपर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि सिंथेसिस गैस होती है जो कॉम्बिनेशन ऑफ, यही मैंने बोला कि मेजर अमाउंट जो होता है इसमें हाइड्रोजन का होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, कुछ क्वांटिटी में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस के ट्रेसेस भी मिलते हैं। ठीक है, और ये जर्नली जो सिंथेसिस गैस है ये कहाँ से डराइव होती है, फीड स्टॉक से डराइव होती है। ठीक है, फीड स्टॉक से, जो हमारे पशु जो होते हैं वहाँ पे जो भी उन घास फूस होता है, जो भी बेसिकली फीड्स का जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, तो वहीं का जो अमाउंट, रेस्ट अमाउंट होता है, दैट इज यूज्ड एज अ फीड स्टॉक, एंड वहाँ से नॉर्मली डराइव किया जाता है सिंथेसिस गैस को, विच जर्नली कंटेन द कार्बन। एंड ये जो है इट इज़ ऑल्सो आपको बायोमास के अंदर, नेचुरल गैस, हेवी ऑयल या कोल के अंदर भी आपको ये एक्सट्रैक्ट करने की अपॉर्चुनिटी सिंथेसिस गैस मिल जाती है। ठीक है, चलो आपने ये देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज साउंड वेव्स कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम। दूसरी स्टेटमेंट, साउंड वेव्स आर इलास्टिक वेव्स एंड रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट। नाउ इसमें बताना है कि अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो एक दूसरे की वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो देखिए इसमें बोला गया है साउंड वेव्स के बारे में। ठीक है, अब साउंड वेव्स कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम। ठीक है, अब ये बहुत ही सरफेस लेवल की नॉलेज है। ठीक है, ये स्टूडेंट को तो पता ही होना चाहिए कि साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स ऑलवेज नीड मीडियम टू ट्रैवल, है ना। सो दे कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। ओके, सो ये स्टेटमेंट हमें समझ आता है कि दिस इज करेक्ट, क्योंकि साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, सो दे कैन प्रोपोगेट इन वैक्यूम, दिस इज रॉन्ग। they cannot propagate in vacuum, this is right. Sound waves elastic waves हैं, done, require a medium to propagate, बिल्कुल सही है। So एक जो statement है, second statement is the correct
एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। अंडरस्टैंड? सो ये आपका सही होना चाहिए, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। देखते हैं, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि वेव्स जो होती हैं, इसमें हमारे पास आता है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या होता है? जैसे एनर्जी जो है वो ट्रैवल जब कर रही है, तो वो जब भी ट्रैवल कर रही है मीडियम के थ्रू, तो वो जो एनर्जी होगी, उस एनर्जी के थ्रू जो वेव ट्रैवल कर रही है, अब वो ट्रैवल एनर्जी कैसे कर रही है? वेव की फॉर्म में कर रही है और वो मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर रही है, सो दैट वुड बी कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, ये मैकेनिकल वेव्स ट्रैवल नहीं करती वैक्यूम के अंदर। जैसे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो हमने पढ़ी, यू विजिबल वेव्स हो गई, अल्ट्रावायलेट हो गई, इंफ्रारेड वेव्स हो गई, वी हैव गामा रेज, दे कैन ट्रैवल इन द वैक्यूम टू, बट मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन द वैक्यूम। ठीक है, अब क्लियर हो चुका है हमें। अब मेरे कहने का मतलब है, द वेव्स विच प्रोपोगेट इन द सॉलिड लिक्विड गैसियस मीडियम इज कॉल्ड इलास्टिक वेव्स। अब इलास्टिक वेव्स थोड़ा सा अलग से चीज है कि ये ट्रैवल कर सकती हैं सॉलिड लिक्विड, बट देयर इज अ मीडियम, चाहे वो गैसेस ही हो लेकिन मीडियम तो है, तो मीडियम है, तो दीज आर कॉल्ड इलास्टिक वेव्स ऑल्सो। चलिए, अब यही मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। ठीक है, कौन सी? ट्रांसवर्स वेव्स एंड दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती है, देखते हैं। देखिए, इट इज ऑल अबाउट एनर्जी। अब वो एनर्जी जो है जिस जगह डायरेक्शन में लग रही है, क्या ऑब्जेक्ट का मूवमेंट या मोशन भी उसी एनर्जी के हिसाब से चल रहा है, पैरेलली चल रहा है या राइट एंगल पे चल रहा है? बस यही डिफरेंस है कि एनर्जी और मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि एनर्जी से मूवमेंट हो रही है, वो मूवमेंट क्या उसके परपेंडिकुलर हो रही है या उसके पैरेलली हो रही है? ठीक है, अगर तो परपेंडिकुलर हो रही है सो हम लोग बोल देंगे कि ये जो वेव्स है ना, दैट इज ट्रांसवर्स वेव्स। अगर वो पैरेलली चल रही है देन इट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। बिल्कुल, इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान है। कैसे, मैं बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो ट्रांसवर्स वेव देखते हैं। अ वेव इन विच अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, है ना, पार्टिकल की मूवमेंट कैसी हो रही है? परपेंडिकुलर हो रही है। जो एनर्जी इस तरीके से फ्लो हो रही है, जो एनर्जी इस तरीके से फ्लो हो रही है, ये एनर्जी लग गई इस तरीके से फ्लो हो रही है, तो इसके परपेंडिकुलर जो है वो क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अब ये जो है पार्टिकल मूवमेंट एट द राइट एंगल टू द मोशन ऑफ द एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी सीधी लग रही है लेकिन वो पार्टिकल मूवमेंट जो है वो परपेंडिकुलर लग रहा है, चल रहा है। तो लाइट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, लाइट इज द एग्जांपल, करेक्ट। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या है? मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज पैरेलल, पैरेलल चल रहा है। देखो, अब देखो, एनर्जी धक्का दिया तो पार्टिकल भी मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव सीधा सीधा ही कर रहा है। और धक्का कहां दे रहा है? सीधा दे रहा है, तो सीधा डायरेक्शन भी सीधी आगे एनर्जी की और पार्टिकल मूवमेंट भी सीधी आगे, तो इट इज पैरेलल टू द मोशन ऑफ द एनर्जी, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब साउंड वेव्स इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, है ना। तो जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? देखो, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, एनर्जी के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट मूवमेंट होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल होता है, पैरेलल चल रहा है सारा, एनर्जी भी और पार्टिकल मूवमेंट भी। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये जो चीज है, ये जो एग्जांपल है कि इसने इस तरीके से धक्का दिया और पार्टिकल मूवमेंट भी आगे की तरफ ट्रैवल कर रहा है सीधा डायरेक्शन, ये इसका एग्जांपल है और ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है वो इस तरीके से किया है। ठीक है, सो वो एग्जांपल क्या है? आपके सामने 10 लोग खड़े हैं, आपने एक लाइन में खड़े हैं, आपने उनको सीधा धक्का दिया तो वो सीधे ही आगे की तरफ गिरेंगे। अगर उनका एक बंदे का पकड़ा उसको और इस तरीके से घुमाया उसको, तो जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, तो वो अगले वाला जो होगा वो वैसे ही वेवी स्ट्रक्चर होके डिस्टर्ब आगे मूव करेंगे एनर्जी। सो यही है इलास्टिक वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, हेंस नेचर ऑफ इट कैन नॉट ट्रैवल इन द वैक्यूम। सो हमने इसको भी देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दैट द पिच ऑफ द साउंड वेव्स डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी, ओके, एंड सेकेंड इज लाउडनेस ऑफ द साउंड वेव्स डिपेंड अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड। अब देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो पिच होती है साउंड की वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है और जो लाउडनेस होता है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी एग्जाम है, चाहे डिफेंस का, सीडीएस, सीएपीएफ, कोई भी है, बट ये दोनों आपस में रिलेट नहीं कर रही हैं।
एक्सप्लेनेशन इनकी नहीं है एक दूसरे की। सो ये स्टेटमेंट का आंसर जो होगा वो बी होगा, ठीक है। सो इसमें पिच जो होती है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड लाउडनेस डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो ये चीज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, क्या होती है, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 माइक्रोन, माइक्रोमीटर या सेंटीमीटर। सो दिस इज ऑल्सो अ फैक्चुअल क्वेश्चन कि वेवलेंथ एक्सरेज की किस ऑर्डर में होती है। वेवलेंथ एक्सरेज की होती है 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर के अंदर, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं। सो मैंने आपको एक्सरे एज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसके बारे में बहुत कुछ हमने डिस्कस भी कर लिया है, ठीक है। तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं कि एक्सरे इज अ टाइप ऑफ लाइट विच कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। ये स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, इसको हम लोग ऐसे देख नहीं पाते, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जो ये है मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता ही दिया। और एक्सरे जो होती है इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुज वेवलेंथ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। तो आपने इतना ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर क्या पढ़ेंगे कि अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या इसका करेक्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या करेक्ट है। अब ये स्टेटमेंट है, द गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट when the gases combine in the reaction they do so in the simple ratio by volume provided all gases are at the room temperature. Matter can neither be created nor destroyed. या equal volume of all gases at same temperature pressure contain equal number of molecules, ठीक है। अब इसमें कौन सा सही है या कौन सा गलत है, ठीक है। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मास की जब बात की जाती है, कंजर्वेशन ऑफ मास, तो इसमें जो है यहां पे हमारा ये सही है, दैट इज मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। सो इतना आपने ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो उस आइसोलेटेड सिस्टम का जो इनिशियल मास होगा और एंडिंग का मास होगा, एंड में जो लास्ट का जो मास होगा दैट विल बी ऑल कंजर्व। उसमें कोई वो नहीं होगा, क्रिएशन भी नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन भी नहीं होगा। सो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इन दी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, ठीक है। सो ये मास के साथ होता है, ये एनर्जी के साथ भी है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स कंजर्व्ड। तो इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। सो ये चीजें हैं जो आप आज की क्लास में हम लोग सीख सकते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की है, और उसके अलावा जो है उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस है, वो भी देखे, पूरा कॉन्सेप्ट भी देखा। अगर कोई डाउट क्वेरी है यू कैन ऑल विजिट टू दिस पोर्टल, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, जो भी है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए, सो आज की क्लास में इतना ही। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड जय हिंद, थैंक यू।